ऑडियो 3 आदर्शों की बलिवेदी पर जीवन पुष्प चढ़ाना सीखें भाग 1। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। स्वातंत्र्य युद्ध का प्रथम सैनिक मंगल पांडे। अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे। शाहजहां के दरबार में सर टॉमस रो ने व्यापारिक सुविधाओं के लिए घुटनों के बल झुककर निवेदन किया था। वही अंग्रेज 1850 तक भारत सम्राट बन बैठे। मुगल सम्राट उनके हाथों की कठपुतली भर रह गया था। भारतीय जनता अंग्रेजों के इस कुचक्र को समझ नहीं पाई। उसे चेत तब हुआ जब राजनीतिक विजय के बाद उन्होंने सांस्कृतिक विजय करने की ठानी और वैसे ही प्रयास आरंभ कर दिए। भारतीय जनमानस धर्म व संस्कृति से ही नियंत्रित संचालित रहा है। जब धर्म व संस्कृति पर चोट पड़ने लगी तो उन्हें चेत आया। वे क्षुब्ध हो उठे। भीतर ही भीतर विप्लव की पृष्ठभूमि बनने लगी। 1857 में मंगल पांडे नामक एक युवा सैनिक ने इस विप्लव को स्वर दिया। देखते ही देखते यह स्वर महाराग बनकर भारत के दिगंत को प्रकंपित करने लगा। अंग्रेजों के साम्राज्य की प्राचीरें ढहने लगीं। अंग्रेज इतिहासकार ने उस विस्फोट को अपने शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की 34वीं हिंदुस्तानी बटालियन में असाधारण हलचल दिखाई दी। भारतीय हवलदार मेजर हाँफता हुआ अपने अंग्रेज अधिकारी के पास आया और यह खबर सुनाई कि एक दबंग सिपाही ने यह घोषणा कर दी है कि वह बागी है। वह बैरकों में क्रांति का प्रचार करता हुआ घूम रहा है। लेफ्टिनेंट घोड़े पर सवार होकर लाइन की ओर गया तो क्या देखता है कि एक जवान सिपाही जिसका नाम मंगल पांडे था, सिपाहियों में घूम घूम कर यह प्रचार कर रहा है, अंग्रेज सरकार हमारे धर्म का नाश कर रही है, हमें उसकी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। वह यह घोषणा भी करता जा रहा था, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि जो भी अंग्रेज मेरे सामने आएगा उसे गोली मारकर ढेर कर दूंगा। बगावत का प्रचार कर ही रहा था कि अंग्रेज लेफ्टिनेंट उसके सामने जा पहुंचा। मंगल पांडे ने क्षण भर का विलंब किए बिना उस पर गोली दाग दी। अंग्रेज अफसर ने गोली बचाने के लिए घोड़े को मोड़ दिया। फलस्वरूप गोली घोड़े को लग गई और वह कूदकर दूर जा खड़ा हुआ। उसने दूर खड़े मंगल पांडे पर जो गोली चलाई वह खाली गई। बिफरे सिंह की तरह मंगल पांडे उस पर टूट पड़ा। वह अपनी तलवार से उसे परमधाम पहुंचा दिया। लेफ्टिनेंट की सहायता के लिए एक अंग्रेज सार्जेंट मेजर दौड़कर आया। उसका भी मंगल पांडे ने काम तमाम कर दिया। 20 भारतीय सिपाही मंगल पांडे की इस कारगुजारी को देखते रहे। मेजर जनरल भी यह वारदात देख रहा था, किंतु न वह बीच में पड़ा न उसके आदेश को मानकर भारतीय सिपाहियों ने इस बिफरे शेर को ही पकड़ा। उनमें भी देश प्रेम व स्वधर्म रक्षण की उमंगें बलवती होने लगी थीं। 34वीं पलटन के कर्नल व्हीलर ने भी उन्हें मंगल पांडे को पकड़ने का आदेश दिया, पर उन्होंने अनसुना कर दिया। दोनों अंग्रेज मंगल पांडे की 80 धारा के वार से मर चुके थे। दूसरे अंग्रेज खड़े खड़े देख रहे थे। किसी में उसे पकड़ने का साहस शेष नहीं रहा था। भारतीय सिपाही आदेश मानने को तैयार नहीं थे। छोटे अफसर इस प्रकार उस कांड को हतप्रभ हो देख ही रहे थे कि तभी फौज का बड़ा अफसर वहां आया और उसने अंग्रेजों को उनकी कायरता पर धिक्कारा। तब वे संगठित होकर आगे बढ़े, पर मंगल पांडे बंदी होना नहीं चाहता था। उसने अपनी ही बंदूक का मुंह अपने सीने की ओर करके गोली दाग दी, किंतु वह मर नहीं सका, पकड़ा गया। मंगल पांडे ने जिस क्रांति का शंख फूंका था उसके बीज कभी के भारतीय जनता व सैनिकों में पड़ चुके थे। उनकी अभिव्यक्ति भर होनी बाकी थी। ईसाई धर्म प्रसार के लिए अंग्रेज पादरियों की धड़ाधड़ नियुक्तियां होना तथा गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का अंग्रेज सरकार द्वारा निर्माण कराया जाना, जिन्हें दांतों से तोड़ना पड़ता था, ऐसे प्रत्यक्ष कारण थे जिनसे भारतीय जनमानस में विक्षोभ की लहर सी फैल गई थी। यही नहीं, भारतीय रीति रिवाजों में भी अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया था। बिठूर के नाना साहब पेशवा व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी उनकी अन्यायपूर्ण अनीति के शिकार हो चुके थे।
पेशवा गुप्त रूप से क्रांति की अद्भुत योजना के ताने बाने बुनकर उसके सुनियोजित ढंग से विस्फोट की ताक लगाए बैठा था। बैरकपुर के भारतीय सैनिकों में भी ऐसी ही बातों को लेकर रोष फैल चुका था। मंगल पांडे के इस साहसिक कृत्य से उस रोष का विस्फोट हो चुका था। अंग्रेज अब तक भारतवासियों को खरीदे हुए गुलाम समझते थे और उन्हीं के बल पर मुट्ठी भर अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के सहारे इस विशाल देश पर साम्राज्य जमा लिया था। किंतु उन्होंने अब इनका दूसरा ही रूप देखा था। अपने धर्म पर आंच आते देखकर वे किस प्रकार बगावत कर सकते हैं, यह इस घटना ने स्पष्ट कर दिया था। मंगल पांडे को घायल अवस्था में बंदी बना लिया गया। उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया था। एक क्रिया उसने की थी, उसकी प्रतिक्रिया भारतीय सैनिकों पर हो रही थी, धीरे धीरे ही सही, पर वह ठोस प्रभाव डाल रही थी और समय पाकर वह राष्ट्रव्यापी क्रांति के रूप में फूट पड़ी थी। कुछ दिन बाद उसका कोर्ट मार्शल किया गया, जिसमें उसे फांसी की सजा सुनाई गई, ताकि हिंदुस्तानी सैनिक बगावत का परिणाम देखें। हिंदुस्तानी सिपाहियों के प्रति अंग्रेज इतने सशंक हो उठे थे कि उन्हें फांसी देने के लिए 4 आदमी कलकत्ते से बुलाने पड़े थे। मंगल पांडे को भारतीय सिपाहियों के सामने फांसी दी गई। अंग्रेजों ने आश्चर्य से देखा कि फांसी के फंदे को गले लगाते समय उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, उदासी का कोई चिन्ह नहीं था, वरन वह झूमता हुआ फांसी के तख्ते पर चढ़ा। उस समय उसके तरुण मुख मंडल पर देश प्रेम की स्वर्गीय आभा चमक रही थी। उसकी निगाहें कह रही थीं कि तुम अब यहाँ राज्य नहीं कर सकते। उन्हें देखकर अंग्रेज सैनिक पदाधिकारी सहम उठे थे। मरने के पहले भी वह हिंदुस्तानी सैनिकों को देश धर्म की बलिवेदी पर प्राणोत्कर्ष करने की प्रेरणा देता रहा था। मंगल पांडे का पार्थिव शरीर तो फांसी पर झूल गया, पर उसकी ये प्रेरणाएं 1000 गुना प्रबल होकर जनमानस को आंदोलित करती रहीं। इसी के परिणाम स्वरूप 1857 की इतिहास प्रसिद्ध क्रांति हुई। एक दिन अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ा। सच है कि कोई बलिदान व्यर्थ नहीं जाता, कोई सत्कार्य अप्रभावी नहीं होता। जौरापुर का राजा बालक। उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। 1857 की क्रांति संपूर्ण भारत में फैली तो ऐसा लगने लगा कि अब तो इन क्रूर अत्याचारियों के शासन से मुक्त होने का समय आ गया है और अंग्रेजी शासन का सूर्य अस्त होगा भी तो इसी भारत भूमि पर। पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ रही थी। फिर हैदराबाद इस हवा से कैसे अछूता रह सकता था। यहाँ पर सर सालार जंग नामक दीवान राज्य का कार्य संभाल रहा था। दीवान अंग्रेजों का दलाल था। उसे देशभक्तों को मृत्युदंड देने में तनिक भी संकोच नहीं होता था। सालार जंग और निजाम अफजुल दौला देशभक्तों के साथ विश्वासघात कर रहे थे। उन्होंने कितने ही व्यक्तियों को पकड़वाकर अंग्रेज अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया था। हैदराबाद के निकट थी जौरापुर नामक एक छोटी सी रियासत। राजा की मृत्यु हो गई तो राजकुमार को उसका उत्तराधिकारी बनाकर गद्दी पर बिठाया गया। उस बालक राजा की आयु अवश्य कम थी, पर वीरता, साहस, सूझबूझ और देशभक्ति में किसी से कम नहीं था। बालक राजा की शिक्षा दीक्षा राष्ट्रीय वातावरण में हुई थी। इसके अतिरिक्त अपने माता पिता के संस्कारों से भी वह प्रभावित था। बचपन से ही नाना साहब, तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथाएं सुनता रहा था। अतः भय नाम की कोई वस्तु तो उसमें नाम मात्र को न थी। वह तो उन राष्ट्रभक्तों की तरह स्वयं भी बनकर संसार के वीरों के मध्य अपना स्थान बनाना चाहता था। निजाम और दीवान की कुदृष्टि इस रियासत पर थी। वह इसे हड़प कर अपने अधिकार में करना चाहते थे। बालक राजा रुहेल खंड के रहने वाले रुहेले पठानों और अरब लोगों की सेना बनाकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने लगा। स्वभाव का सीधा साधा वह बालक दीवान सालार जंग की चालाकियों को न समझकर उसके चक्कर में फंस गया। दीवान ने उसे गिरफ्तार करवाकर अंग्रेजों को सौंप दिया। अनेक यातनाएं तथा प्रलोभन देने के बाद भी उस बालक ने न तो क्षमा मांगी और न अपने साथियों का भेद बताया। अंग्रेज अधिकारी निडोल टेलर का उस बालक से बहुत प्रेम था। उसकी भी टेलर के प्रति अपार श्रद्धा थी। वह टेलर को अप्पा कहकर संबोधित करता था। टेलर को विश्वास था कि वह क्रांतिकारियों का रहस्य जानने में सफलता प्राप्त कर लेगा। उसके बहुत पूछने पर भी बालक राजा ने यही उत्तर दिया,
अप्पा, आपके प्रति मेरे हृदय में आज भी वही स्नेह तथा श्रद्धा है, पर यह तो आप जानते ही हैं कि यह मेरे देश का मामला है। मैं अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए देशभक्तों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। जीवन में मृत्यु तो एक बार आती है। अंग्रेज अधिकारी भले ही मुझे फांसी पर चढ़ा दें, उनके द्वारा दिए गए प्रत्येक दंड को सहर्ष स्वीकार करूंगा, पर विदेशियों का दास बनकर कायरतापूर्ण जीवन जीना पसंद नहीं करूंगा। अपने द्वारा समझाने का भी जब उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और उसने अंग्रेज रेजिडेंट से मिलने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया, तो टेलर को बहुत दुख हुआ। पर एक दिन वह उस बालक के पास जेल में गया और अंग्रेजों द्वारा दिए गए मृत्यु दंड को सुना दिया। बालक राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। मृत्यु दंड सुनकर भी मुस्कुराहट टेलर को आश्चर्य हुआ। टेलर ने उसकी प्रसन्नता का कारण जानना चाहा तो उसने यही उत्तर दिया, अप्पा, फांसी और काले पानी की सजा में उतना कष्ट नहीं है जितना देशभक्तों के साथ विश्वासघात करने में, क्योंकि फांसी पर चढ़कर तो हमें इसी जीवन में केवल एक ही बार कष्ट उठाना पड़ेगा, पर देशद्रोही बनने पर तो इस आत्मा को कई जन्मों में कष्ट होगा, क्योंकि इस पर राष्ट्र को धोखा देने का दोष लगा होगा। अतः ऐसे घृणित जीवन के जीने की अपेक्षा मैं मृत्यु को वरण करना अधिक अच्छा समझता हूँ। बेटा, ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? यदि सहायता ही करना चाहते हैं तो आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि मैं तोप के मुंह से उड़ाया जाऊं। मैं फांसी को चोरों की सजा समझता हूँ। मैं चोर नहीं हूँ, बल्कि देशभक्त हूँ। मेरा अपराध देशभक्ति है, इसीलिए तो मुझे यह फांसी की सजा दी जा रही है। यदि आपने तोप के मुंह से उड़ाने की सजा सरकार से दिलाने की व्यवस्था की तो देखना, यह बालक किस बहादुरी से भारत माता की जय बोलकर शांति के साथ अपने जीवन को समाप्त करता है। टेलर उस समय तो चला गया, परंतु शांत नहीं बैठा रहा। उसने जाकर बहुत दौड़ धूप की, तब कहीं मृत्युदंड को काले पानी की सजा में बदला जा सका। पर वह यह न जानता था कि काले पानी की सजा को वह अपमानजनक मानता है। जैसे ही बालक को सजा के परिवर्तन की सूचना मिली तो उसके मुख से यही निकला, टेलर अप्पा ने मेरे साथ यह क्या किया? उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि मेरा प्रत्येक सैनिक जेल और काले पानी की सजा को अपमानजनक और कायरतापूर्ण मानता है। फिर मैं तो उनका राजा हूँ। यदि जीऊंगा तो वीर की तरह, और यदि मरने का समय आएगा तो उसे भी वीरता के साथ वरण करूंगा। बालक राजा को जब काले पानी की सजा के लिए ले जा रहे थे, तब उसने मजाक में ही पास में बैठे एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी की पिस्तौल ले ली और थोड़ी देर इधर उधर पलट कर देखता रहा। मौका पाते ही उसने वह गोली अपने ऊपर दाग ली। उस वीर बालक ने अपने प्रण को पूरा कर दिखाया। आज भी सारा संसार उस बालक के साहस और शौर्य की सराहना करता है। जिस देश में ऐसे वीर और राष्ट्रभक्त जन्म लेते रहे हों, उसे अधिक समय तक दास्ता का जीवन नहीं जीना पड़ता। और एक दिन ऐसा आया भी जब देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारतीय सशस्त्र क्रांति के प्रथम विधायक वासुदेव बलवंत फड़के। गुरिल्ला पद्धति द्वारा लड़ाई लड़कर सीमित संख्या में होते हुए भी गुरिल्ले विशाल सेनाओं को भी छका सकती हैं। चीन की जनता ने इसी पद्धति से पूर्व सरकार का खात्मा किया था। अन्य देशों में भी जहां की जनता ने शस्त्रों से आतताई अत्याचारी शासन व्यवस्था का खात्मा किया, यही युद्ध शैली अपनाई। हाल ही में वियतनाम और कंबोडिया की मुक्ति का उदाहरण सामने है। इस रणनीति में 90% गुरिल्ला पक्ष को जीतने की संभावना रहती है। अतः भारत में भी जिन दिनों अंग्रेजी राज था, उन दिनों गुरिल्ला युद्ध द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयास चले। यह बात और है कि उन्हें सफलता नहीं मिल सकी, पर इतना निश्चित है कि अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए इन निष्ठावान देशभक्तों ने भी बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिन लोगों ने गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए, उनमें से कईयों के तो नाम अज्ञात हैं, पर जिन लोगों के नाम स्मरण किए जाते हैं और यशोगान गाए जाते हैं, उनमें सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है महाराष्ट्र के वासुदेव बलवंत फड़के को। कहा जाता है कि 1857 की सैनिक क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार किसी से बुरी तरह आतंकित और भयभीत थी, तो वह थे वासुदेव बलवंत फड़के और उनकी गुरिल्ला टुकड़ियां।
यहाँ तक कि उनका पता देने वाले के लिए भी काफी इनाम घोषित किया गया था।